नमस्कार दोस्तों। घूमना फिरना पसंद है आपको? आज के बाद से नहीं रहेगा। आज बहुत ही डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। खंडाला नाम की जगह मालूम है आपको? सुना आती का खंडाला, इस गाने से वो जगह बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। बाकी वैसी भी बहुत प्रसिद्ध, बहुत खूबसूरत जगह, एक हिल स्टेशन है, बहुत ही प्यारा सा। उस हिल स्टेशन में नॉर्मल लोग भी रहते हैं, सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, वहाँ पे लोगों के घर भी हैं। और इन्हीं घरों के बीच में एक बहुत ही पुराना बंगलो भी, जो कि ना जाने कितने सौ साल पहले बनाया गया था। लेकिन उस पुराने बड़े से बंगलो में कोई भी नहीं रहता। दरअसल उस बंगलो में कहा जाता था कि श्राप है कि उस बंगलो का मालिक कभी आकर उस बंगलो में 4 रातें बिता लेगा तो 5वें दिन का सूरज वो नहीं देख पाएगा। एक जमाने में उस बंगलो में एक बहुत अमीर आदमी रहता था, काफ़ी साल पहले। हाँ, जब वो बंगलो बना रहा होगा, बहुत अमीर आदमी। उसकी एक नौकरानी थी। उसकी नौकरानी कुछ दिन के लिए घर से या फिर खंडाला से बाहर जाने वाली थी, तो उस नौकरानी ने अपनी छोटी बहन को उस अमीर आदमी के इस बंगलो में काम करने को लगा दिया। वो नौकरानी की बहन उस बंगलो में 4 रातों तक काम करी, मतलब 4 दिन तक वहाँ पर रहकर काम करी। लेकिन चौथी रात की जो आधी रात का वक्त था, लगभग 3 बजे के आसपास, उस बंगलो के मालिक का दिमाग फिर गया। वो बहुत पीता था, पी के उसने अपने दिमाग को सड़ा लिया था। 3 बजे के आसपास वो आया उस नौकरानी की बहन के कमरे में और उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसको खत्म कर दिया वहां पर। लेकिन खत्म होने से पहले उसने शाप दे दी थी कि 4 दिन तक तूने मुझे यहाँ पर रखा, मेरा उपयोग किया और आखिरी में तूने ऐसी हरकत करके मुझे ख़त्म कर दिया। जा, मैं तुझे और तेरे इस आलीशान घर को श्राप देती हूँ कि तेरा कोई भी चिराग इस घर में 4 रातों से एक भी रात ज़्यादा नहीं बिता पाएगा। 4 रात तो जी लेगा, लेकिन 5वें दिन का सूरज वो नहीं देख पाएगा, जिस तरह से मैं नहीं देख पाई। तेरे जिस बंगलो में आने के लिए सब तड़पते हैं, सब इस बंगलो की अंदर से एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। उस बंगलो को देखते से ही लोगों के शरीर कांपने लगेंगे। ऐसा बोलकर उसने अपना दम तोड़ दी। उसके मरने के कुछ ही दिन बाद से उस घर में अजीबोगरीब एक्टिविटीज होने लगी और इस घर के काफी सारे सदस्यों के साथ बहुत सारे हादसे हुए। एक पुजारी जी से बात किया गया और पुजारी जी ने बोल दिया कि हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ है, यहाँ पर एक प्रेतनी रहने लगी है, आप सभी लोग इस बंगलो को खाली कर दीजिए। सभी लोगों ने अपने खंडाला के उस बड़े से बंगलो को खाली कर दिया और सब की सब मुंबई में आकर रहने लगे। उस बंगलो को, उस हवेली को भुला दिया गया। इस परिवार के इतिहास के पन्नों में वो घर दब सा गया। लेकिन सन 2018 के टाइम पे इस बंगलो के बारे में अजीत नाम के लड़के को पता चला। अजीत, इसी परिवार का लड़का। दरअसल जिस व्यक्ति ने अपनी नौकरानी की बहन के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, अजीत उसके पोते का बेटा था, मतलब पड़पोता था। अजीत के परदादा ने ये काम अपनी जवानी में, अपनी समझ लो 21-22 साल की उम्र में किया था, तो काफ़ी साल पहले की बात थी। अजीत को पता चला तो अजीत का दिमाग खराब हो गया। बोला कि मैं सचमुच में इतना रिच हूँ, मतलब एक टाइम पे हम लोग सचमुच में राजा महाराजाओं जैसे रहते थे। खंडाला जैसी जगह में हम लोगों का इतना बड़ा बंगलो था, जो मेरे ठरकी परदादा की वजह से ऐसा हो गया। इसने ये बात के बारे में अपनी वाइफ से डिस्कस किया। अजीत की शादी हुई थी हाल फिलहाल में, बिल्कुल नई नई शादी, कम उम्र का लड़का था, 24-25 साल की उम्र रही होगी इसकी। शादी हुई थी, पत्नी से बात किया। पत्नी ने बोली, यार तुम भी किस चीज़ को लेकर बैठे हुए हो, कोई श्राप वगैरह नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब फालतू की चीज़ है। तुम्हारे घर वाले इतने रूढ़िवादी थे, तुम भी वैसे ही बन के इतना बड़ा घर छोड़ दोगे क्या? ये बोलता है, कम ऑन यार, तुमको क्या लगता है मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, यहीं पे पैदा हुआ हूँ, अपने परदादा जैसा नहीं कि छोटी जगह में पैदा हुआ था और मेरी सोच भी छोटी होगी। नहीं, मैं ये सारी चीज़ों से नहीं डरता, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती नहीं है। अपन दोनों वहीं पर सेटल हो जाते हैं। घर पे बात करता हूँ। उसने अपने पिताजी से बात किया। पिताजी ने बहुत भला बुरा उसको कहे, लेकिन रेडी नहीं हुए उसके पिताजी। उसने बोला, ठीक है,
देखा जाए तो उस घर का मैं चिराग बनता हूँ, तो लॉजिकली और लीगली आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी को लेकर उस घर में, वापस इस घर में आने देना होगा तो आने देना, अगर अपना बच्चे को भुला देना है तो भुला भी देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं रिच हूँ यार मुझे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्या इतने मुंबई में छोटे से फ्लैट में हम रहते हैं, वहाँ पे मैं बंगलों में रहूँगा ऐसा बोल के, ये थोड़ा सर्किट था। पैसों के नाम पे ये थोड़ा सा पगलाया हुआ था बचपन से, अपने घर वालों से ऐसे ही बात करता था बदतमीज़ों जैसे, ऐसी बदतमीज़ी करके अपने मम्मी पापा के साथ बदतमीज़ी की और अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से निकल गया और पहुँच गया अपने उसी खंडाला में मौजूद उस बंगलों में। उस बंगलों में समझ लो इतना ज़्यादा गंदगी हो गई थी, इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी जिसकी कोई लिमिट नहीं। उसने आसपास में रहने वाले एक व्यक्ति से बात किया, बोला कि साफ़ सफाई करने के लिए मुझे कोई चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति ने बोल दिया कि साहब यहाँ पर कोई साफ़ सफाई करने नहीं आएगा। उसने बोला ऐसे कैसे नहीं आएगा, दूंगा ना पैसे, आप बात करो ना, किसी को पैसे की ज़रूरत होगी तो ज़्यादा पैसे दे दूंगा, अब मैं झाड़ू उठा के थोड़ी साफ़ करूँगा, कम ऑन, ये बंगलो मेरा है, मैं इसको साफ वाफ करने नहीं बैठने वाला। ठीक है, उस आदमी ने एक व्यक्ति से बात किया जिसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी, जिसकी बेटी को निमोनिया हो गया था, 4 साल की बेटी थी बेचारी और बहुत ही ख़राब कंडीशन में थी और हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिए थे। वो आदमी साफ़ सफाई करने के लिए तैयार हो गया। शाम के वक्त वो आदमी साफ़ सफाई करने के लिए वहाँ पर आया। अब देखो खंडाला विकसित जगह, आज के टाइम पर 2018 के टाइम पर भी विकसित थी। तो अभी वो अजीत अपनी पत्नी के साथ एक होटल में रह रहा है और लोगों को ऑर्डर दिलवा रहा है कि मेरा बंगलो साफ़ करो, ये करो, वो करो। तो शाम के समय वो व्यक्ति इसका बंगलो साफ़ करने के लिए आया, साफ आफ करके बाहर निकला ही है। ये बंगलो के गेट से बाहर कदम रखा, हार्ट अटैक पड़ गया, राम नाम सत्य हो गया उसका, गया वहीं पर गया। बाहर एक कदम रखते से ही बस आसपास के इलाके में और भी ज़्यादा ये खबर फैल गई कि ये बंगलो तो 1000 क्या करोड़% श्रापित है, भूतिया है, यहाँ पर कभी कोई नहीं जाएगा। अजीत को पता चला मेरे बंगलों की साफ़ सफाई, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा कि कौन साफ़ सफाई करने वाले का राम नाम सत्य हो गया कि क्या हुआ है, उसको किसी चीज़ से, अरे अपने बाप से मतलब नहीं, जो अपने बाप से ऐसी बात करके आया उसको किससे मतलब रहेगा। फिर भी अजीत जब जा रहा था तो वही पड़ोसी व्यक्ति ने, जिसने ये साफ़ सफाई करवाने वाले का जुगाड़ करवाया था, उसी ने अजीत से बोला कि भाई साहब, मालिक आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, आप मत जाइए, आप अपने परिवार के आखिरी चिराग कह सकते हैं, अभी आपका बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ है, बेहतरी होगी आप इस बंगले से दूर रहिए। आप नहीं जानते होंगे अच्छे से, लेकिन हमने बचपन से इस बंगले की कहानियाँ सुने हैं। अजीत बोलता है आप लोग इस ज़माने के होकर ऐसी जगह में रहकर ऐसी बातें कर रहे हैं, छोड़िए ना यार, क्या लगे हुए हैं फालतू का, मेरी पत्नी को भी डरा रहे हैं आप। पत्नी ने बोली कमन अजीत, मैं नहीं डरती है सारी चीज़ों से, और ये लोग चले गए बंगलों के अंदर रहने के लिए। विश्वास नहीं मानोगे, 4 रात बिताए हैं, 5वें दिन का सूरज अजीत नहीं देख पाया। अजीत का हार्ट फेल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। बहुत शोक का माहौल। अजीत के अंतिम संस्कार में परिवार का एक भी सदस्य नहीं आया। शायद इसी बात का डर था कि वो श्राप लगेगा, श्राप लौट कर इनके परिवार में ना जाए। श्राप अजीत को लग गया, अजीत को लेकर गया, ठीक है, कोई भी उस श्राप को वापस से अपने परिवार में डालना नहीं चाहता था, इसलिए आसपास के पड़ोसी लोग तो आए मदद करने के लिए, लेकिन परिवार में से कोई नहीं आया। इस रीज़न से अजीत की जो पत्नी थी उसका नाम था आशा, आशा टूट गई पूरी तरीके से और उसने कसम खा ली कि आज के बाद अजीत के परिवार वालों के पास मुंह दिखाने नहीं जाऊंगी और ना ही अपने परिवार वालों के पास, क्योंकि मेरे परिवार वाले भी नहीं आए तो सिर्फ पड़ोसी। ठीक है, क्यों नहीं आए इसके परिवार वाले वो तो वो ही जाने, शायद उनको भी इसी बात का बुरा लगा था कि क्यों उसने ये नहीं समझी, उसके ना समझने के कारण उसका पति मर गया, शायद ये सारा रीज़न रहा होगा। ठीक है, अब आशा ने कसम खा ली कि मैं इस बंगले से बाहर नहीं निकलूँगी। अगर इस बंगले को खाना था तो आदमी को खाना था, इस बंगले के चिराग को खाना था, खा लिया। अब अपनी आखिरी सांसें भी इस बंगले में मैं अकेली लूँगी। अब विश्वास नहीं मानेंगे, अजीत ना यहाँ पर कार से आया हुआ था। अजीत के पास एक लग्जरी कार थी, अच्छी बड़ी कार, और इस कार से अजीत को बेहद ज़्यादा प्यार था। अजीत इसी कार से मुंबई में भी घूमते रहता था और ये जो यहाँ पे 5-6 दिन खंडाला में रहा था,
उसी कार से घूमता था। उस कार को बहुत प्यार से आशा को भी ड्राइव करना आता था। आशा ने उस कार को बहुत ही प्यार से उस घर के गैराज में रखी हुई थी, ठीक है, और किसी भी कंडीशन में उस कार को बेचना नहीं चाहती थी। अजीत को गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं कि आशा एक अजीबो गरीब चीज़ घर पर नोटिस करने लगी। वो ये कि रोज़ रात में 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में इसके घर का दरवाज़ा कोई ढक 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 करके खटखटाता। ये दरवाज़ा खोलती तो क्या पाती, कोई आदमी खड़ा है इसके सामने, और इसे घूर घूर कर देखा 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 देखा, फिर चिल्लाया और भागा। ये कोई अनजान इंसान, कौन है कौन नहीं पता नहीं, लेकिन उसको भागता हुआ देखकर आशा बड़ी हैरान हुई। और अचानक से आशा की नज़र पड़ी कि अजीत की कार गैरेज से बाहर है। आशा को लगा कोई चोर वोर था क्या हुआ, ये कार बाहर कैसे निकली, वो आदमी ने दरवाज़ा क्यों खटखटाया और मैंने दरवाज़ा खोली तो भागा क्यों। सारी क्वेश्चन आशा के दिमाग में दौड़े। आशा कार में बैठी, कार वापस से गैरेज में डाली, गैरेज का शटर बंद करी, जाकर सो गई। फिर अगली रात भी यही, फिर उसकी अगली रात भी यही। शुरू के 10-15 दिन तो ये चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली हुई, मतलब डेली हुई, कंटिन्यूसली हुई। रोज़ एक नया व्यक्ति रात के समय से घर पर आता, दरवाज़ा ठोकता, ये दरवाज़ा खोलती, वो सामने वाला इंसान इसको देखता, फिर चिल्लाता और भागता बहुत गंदी तरीके से, हाथ वाथ उठा के, जैसे पता नहीं भूत देख लिया हो। और ये क्लियर देखती उसके जाने के बाद कि अजीत की कार बाहर है। अजीत की कार बाहर कैसे निकलती इसको समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, और एक और चीज़, 15 दिन के बाद से ये एक्टिविटीज़ थोड़ी कम हो गई। ये दरवाज़ा खटखटाने वाला, फिर इसका खोलना, कोई अननोन इंसान का इसके सामने दिखाई देना, ये चीज़ बंद हो गई। लेकिन जब सुबह सुबह आशा उठती, अपने घर के बाहर निकलती तो क्या पाती कि अजीत की कार बाहर है। ये साला कार बाहर निकलती कैसे, इसको समझ में नहीं आता था। इसने बोली कि मैं गैरेज के शटर में ताला लगाऊंगी। उसने ताला लगाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर अगले दिन उठती तो ताला टूटा रहता और कार गैरेज से बाहर खड़ी रहती। इतना मोटा मोटा ताला उसने लाकर लगाई, लेकिन फिर भी ताला टूटा रहता और कार बाहर रहती। फिर किसी रात को ऐसा हो जाता, फिर कोई अननोन इंसान आता, दरवाज़ा ठोकता ही, दरवाज़ा खोलती, वो घबराता, चिल्लाता, भागता, फिर ये देखती, अरे कार बाहर इसकी, ऐसी की तैसी, आधी रात में कार बाहर हो जाती है। बहुत दिनों तक ये होता रहा, लगभग 2 महीनों तक ये क्लियरली। फिर इसने अपने पड़ोसी से, वो जो पड़ोसी इसका बहुत ध्यान रखे हमेशा से, अजीत की इतनी फिक्र किए थे, उन लोगों से ही, उनका एक व्यक्ति रहा होगा पड़ोस का ही, उनसे डिस्कस करी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो पड़ोसी ने बोला, देखो समझ में कुछ आता नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो बंगला तो भूतिया है ना, भले ही आदमियों के लिए रहे लेकिन है तो भूतिया ना। उस बंगले में श्राप लगा हुआ है, तो आत्माएं हैं और आत्माएं ही तुम्हारे पति की कार वो बाहर निकालती है, ऐसे ही कारण होगा। ये बोलती ठीक है चलो जाने दो। उसी रात को क्या हुआ, जिस रात को इसने अपने पड़ोसी से ये बात डिस्कस की, उसी रात को क्या हुआ। इधर को हम, मतलब इस सीन को, इस फ्रेम को हम एक साइड रखते हैं। ये अपने घर में 12 बजे के आसपास सोने के लिए गई है और उस रात को इसने कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए मैं पूरी नज़र, पूरा ध्यान गैरेज की तरफ रखूँगी कि कोई रात में गैरेज में आता है, ताला तोड़ता है, कार बाहर निकालता है क्या, कोई मस्ती तो नहीं कर रहा है मेरे साथ, मैं जानूँगी ये चीज़। 12 बजे के आसपास वो जाग रही है एकदम क्लियर कट कि कोई आए, कोई दरवाज़ा खटखटाए या फिर गैरेज से ताला तोड़ने की आवाज़ है। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कट तो हम कहीं और चलते हैं, खंडाला में ही एक अच्छी खासी विला में एक बढ़िया वाली पार्टी चल रही है, एक बैचलर पार्टी। इस बैचलर पार्टी में सब जवान जवान लड़के शामिल हैं, लड़कियां नहीं। बैचलर पार्टी में लड़कियां कैसे रहेगी। इनमें से एक दूल्हा है और ये दूल्हा जो भी है वो दूल्हा हमारी कहानी में इंक्लूड नहीं है, लेकिन हाँ पार्टी उसकी चल रही है इसलिए मैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। उस पार्टी में एक चिंटू नाम का लड़का है। अब आप सोचना ये दोनों स्टोरी कैसे एक दूसरे के साथ मैच करेगी। अभी आपको आशा की कहानी को एक साइड रखना होगा। आशा रात के 12 बज चुके हैं, अपने घर पर अपने बिस्तर में जाग रही है और पूरी चौकन्नी है, उसका पूरा ध्यान है अपने घर के बाहर की तरफ कि गैरेज में कोई कुछ ना करे, है ना, समझ रहे। आप आशा के घर को अलग रखो और रात के 12 ही बजे
खंडाला के एक अच्छे खासे विला में पार्टी चल रही है, एक बैचलर पार्टी, और उसमें चिंटू है, समझे, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चिंटू की अचानक से तबीयत खराब सी फील होती है, उसको ना वोमिटिंग जैसी होने लगती है। पिया हुआ नहीं था, लेकिन शायद कुछ खाने के कारण उसको ऐसा वोमिटिंग जैसा लगा। चिंटू ने बोला मुझसे नहीं हो रहा है इस पार्टी में, मुझे तबीयत खराब शाम से लग रही है, मैं निकलता हूँ। चिंटू रहने वाला था कहाँ का? मुंबई का। उसने अपने दोस्तों को बोला कि यार देख, मैं अब नहीं झेल पाऊँगा ये पार्टी, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं शाम से ही, मेरी सुबह तक ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो जाए, मैं घर निकलना चाहता हूँ। वो बाहर निकला और ज़बरदस्ती उंगली डाल के वोमिट किया है, और उसे घर वालों ने भी उसे बाय टेक केयर बोल के अपनी पार्टी में मशगूल हो गए। ज़्यादातर लोग पिए हुए थे, चिंटू नहीं पिया था। चिंटू के पास बढ़िया सी थी हिमालयन, बढ़िया वाली बाइक थी, लंबा लंबा टूर मारता था, तो खंडाला से मुंबई किया है। उसने बोला निकल जाता हूँ। 12:30 बजे के आसपास उसने अपनी बढ़िया से बाइक स्टार्ट किया है, और ये जो विला था ये थोड़े आउटर से इलाके में था, खंडाला में ही, हाँ, और वहाँ से निकल गया वो अपने मुंबई आने वाले रास्ते में। लेकिन ये विला थोड़ा आउटर था, मतलब थोड़ा अंदर की तरफ था ना अपने खंडाला में, तो जो सामने का रास्ता है वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं थी आज, पता नहीं कैसे। गाड़ी थोड़ी आगे, सर्विस्ड गाड़ी है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन गाड़ी विला से थोड़ी आगे आई ही है कि गाड़ी का जो लाइट है, जो हेडलाइट होता है, वो बंद पड़ गया। इसने बोला ये कैसे हुआ यार, ये बंद कैसे पड़ गया। खैर इसने सोचा कि थोड़ी दूर मैं आगे चलूँगा तो मेन रोड मिल जाएगी, हाईवे मिल जाएगा, और फिर कोई ना कोई मुझे लाइट वाली बाइक वाली दुकान मिल जाएगी, मैं उससे सुधरवा लूँगा। हाईवे में रात बेरात लोग ऐसी अपनी जो गाड़ी सुधारने वाली दुकान होती है उसको चालू रखते हैं, क्योंकि ऐसे तो मैं रात आधी रात को मुंबई जा नहीं सकता। तो जैसे तैसे करके तुक्का मारते हुए अपनी गाड़ी चला रहा है और हाईवे में आने की कोशिश कर रहा है। ये रास्ता ख़त्म होता ही उससे पहले इसको कंधे में टैप आता है, चलती गाड़ी में कंधे में टैप आता है चिंटू को। ये घबरा जाता है और तुरंत गाड़ी इसकी डिसबैलेंस सी होती है और गाड़ी रोकता है और पीछे पलट कर देखता है, कौन है, कौन है यहाँ पर, चिल्लाता भी है। इसके पास फ्लैश लाइट वाला मोबाइल था, 2018 की बात कर रहा हूँ। फ्लैश लाइट वाला मोबाइल इधर उधर मार के देखता है, कोई दिखाई नहीं देता है। ये सोचता है कि हो सकता है कोई पक्षी वक्षी रहा होगा, पंख मार के गया होगा, चमगादड़, उल्लू, कुछ भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लगा वो कोई टैप किया है, जाने दो, बाइक स्टार्ट करता हूँ। वो बाइक स्टार्ट किया, ड्रूंग ड्रूंग ड्रूंग, फिर सेल्फ स्टार्ट किया, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है, बाइक पूरी तरीके से रुक गई। उसका दिमाग ख़राब हो गया, ये मेरी बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही यार, साला इरिटेट हो जाऊंगा मैं ऐसे में। उसने बाइक को घसीटते हुए आगे ले जाने की कोशिश करने लगा कि ये अंधेरा रास्ता एक बार ख़त्म हो जाए, हाईवे एक बार लग जाए, तो फिर पक्का कोई ना कोई मुझे मिलेगा, मैं उसकी मदद मांगूंगा। लेकिन हाईवे आता ही उससे पहले ही उसको पीछे से एक कार का हॉर्न सुनाई देता है, पी 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 पी। ये लंबी सी गहरी सांस लेता है, शुक्र है भगवान तेरा ये गाड़ी आ गई, नहीं तो मैं कहाँ तक इतनी बड़ी गाड़ी को, जो कि छोटे हाथी के वजन की है, घसीटते हुए लेकर जाता। इसने अपनी स्टैंड में लगाया बाइक को और पीछे पलटा और गाड़ी में हाथ दिया। एक लड़का था गाड़ी में, नौजवान। गाड़ी रोका, उसने तुरंत उस लड़के के पास जाकर बोला, भाई साहब मेरी बाइक बंद पड़ गई है आधी रात में, मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, ज़्यादा ताकत नहीं बची है कि मैं अपनी बाइक को घसीटते हुए मेन रोड तक लेकर चले जाऊं। क्या आप किसी को जानते हैं आसपास, क्या आप मेरी मदद थोड़ी करवा सकते हैं बाइक को चालू करवाने में। कार में बैठा हुआ लड़का कहता है कि देखो, मदद करवाने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मदद करने के लिए ऑलवेज सबकी रेडी हूँ, लेकिन इतनी रात गए आपको कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, आपकी बाइक नहीं सुधरेगी, बहुत समय बीत चुका है और ये इलाका बहुत आउटर है, कोई फ़ायदा नहीं है हाथ पैर मार के। थोड़ी ही आगे यहाँ से मेरा एक घर है, आप मेरे घर पर चलिए, रात भर वहाँ पर आराम कर लीजिए, बाइक यहाँ पर लॉक कर दीजिए, फिर सुबह होगी तो अपन बढ़िया मैकेनिक की दुकान में चलेंगे, कार से मैकेनिक को बैठा लेंगे और लेकर आ जाएंगे, आप अपनी गाड़ी सुधरवा लेना। और अगर बाय चांस मैं आपके साथ नहीं आ पाता हूँ तो आप आ जाना, भाई दिन का वक्त है, आपको तो 50 साधन मिल जाएंगे। इसने बोला, भाई साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर ऐसा हो गया तो, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती जा रही है, आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आदमी कहता है, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा अच्छा बड़ा घर है, आप चलिए तो सही। ये उसी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। भाई वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और चलाने लगता है। मन ही मन चिंटू सोच रहा है कि बताओ यार, कितने भले भले इंसान होते हैं कई बार दुनिया में। मुंबई में तो कई बार ऐसा हो जाता है कि
हम किसी से मदद मांगने जाते हैं तो कुछ लोग हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगते हैं, लेकिन छोटी जगह है और मदद करने के लिए लोग तुरंत एक पैर में तैयार हैं। ठीक है भाई, तो क्या हुआ, थोड़ी आगे गई गाड़ी, एक स्ट्रीट लाइट आया, ये सारी चीज़ें सोचते हुए जा रहा है। स्ट्रीट लाइट आई, स्ट्रीट लाइट कार के अंदर पड़ी और इसकी नज़र पड़ती है, वो जो गाड़ी चला रहा है, चिंटू की नज़र पड़ती है जो गाड़ी चला रहा है उसके पैरों में। उसके पैर थे उल्टे पैर, चप्पल जूते नहीं पहने। ये देखकर थोड़ा सा घबरा गया और तुरंत इसके मुंह से निकला, भाई साहब आपके पैर ऐसे उल्टे क्यों हैं और आपने जूते चप्पल क्यों नहीं पहने? आदमी कहता है कि देखिए ना, पैर ऐसे हैं तो जूते चप्पल कैसे पहन पाऊंगा। आप अकेले नहीं हैं जो मेरे पैरों को देखकर डर रहे हैं। लोग दुनिया देखकर तरह तरह की बातें करती है मेरे पैर को। दरअसल मुझे एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई थी आज से कुछ समय पहले। उस परेशानी के बाद से मेरे पैर ऐसे हो गए। पता नहीं अब कभी ठीक हो पाएंगे या नहीं। लीजिए, बात करते करते मेरा घर भी आ गया और उसने ब्रेक मार दिया। एक बड़ा सा आलीशान सा घर चिंटू को दिखाई दिया। चिंटू बोलता, भाई साहब यही है आपका घर? भाई साहब कहते हैं, हाँ ये मेरा ही घर है, चलिए उतरिए, मैं गैराज में गाड़ी लगाता हूँ। चिंटू उतरा, वो पीछे पीछे अपनी गाड़ी बढ़ा कर लाया। पीछे से फिर से वो गाड़ी वाला व्यक्ति कहता है, अरे भाई साहब घंटी बजाइए, दरवाज़ा खोलेंगे अंदर से, फिर आप जाइए अंदर, मैं भी आ ही रहा हूँ गाड़ी लगा के, आप क्यों थक रहे हैं, आपकी वैसी तबीयत ख़राब है। इसने बोला ठीक है, शुक्र है आपका। घंटी बजाने को गया, घंटी नहीं दिख रही थी इसको, कोई बात नहीं। इसने दरवाज़ा खटखटाया। अब जैसे ही दरवाज़ा खुला, चिंटू की नज़र पड़ती है सामने खड़ी हुई औरत के बिल्कुल पीछे। सामने खड़ी हुई औरत के पीछे एक तस्वीर थी, एक बड़ी सी तस्वीर जिसमें हार चढ़ा हुआ था, और वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उसी व्यक्ति की थी जो कि चिंटू को लिफ्ट देकर यहाँ तक लेकर आया था। उसी व्यक्ति की थी जिसने बोला था कि भाई साहब ये मेरा घर है, दरवाज़ा खटखटाइए, मैं गाड़ी लगा कर आ ही रहा हूँ, आपकी तबीयत खराब है, क्यों थक रहे हैं। ये देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, इसको सांप सूंघ गया। सामने कोई और नहीं, आशा ही खड़ी हुई थी। आशा ने आज कसम खाकर रखी थी कि मैं रीज़न जानकर रहूँगी कि रोज़ रात में मेरा दरवाज़ा क्यों कोई अननोन इंसान खटखटाता है, अलग अलग अननोन इंसान, और भाग जाता है, दरवाज़ा खोलती हूँ तो क्यों मेरे पति की कार गैरेज से रोज़ बाहर मिलती है, आज मैं जानकर ही रहूँगी। चिंटू पीछे का नज़ारा देखकर, आशा के पीछे का नज़ारा देखकर काँप रहा था खड़े खड़े, और आशा ने इसका हाथ पकड़ लिया। चिंटू भागने वाला था लेकिन ज़ोर का हाथ पकड़ ली और चिल्लाकर बोली, नहीं भागने दूंगी, नहीं भागने दूंगी तुमको। ये बोलता है, मुझे छोड़िए छोड़िए, भूत है यहाँ पे, भूत। आशा बिल्कुल शांत रह गई, बोलती है, मैं भूत नहीं हूँ, आप रिलैक्स कीजिए पहले, मैं एक साधारण सी लड़की हूँ, बिल्कुल आपके ही जैसी, रिलैक्स। अगर आपको यहाँ पर डर लग रहा है तो आप पीछे आइए। वो पीछे आता है, बोलती है क्या हो गया? बोलता है, देखो वो गाड़ी गैरेज से बाहर है। आशा को पता नहीं चल पाया था कि गैरेज से बाहर कब निकली थी। गैरेज से बाहर है वो गाड़ी में, जिसकी तस्वीर अंदर लगी हुई है ना, वो आदमी मुझे अभी लेकर आया है। अब देखिए, आशा भागते हुए जाती है उस गाड़ी तरफ और देखती है कि गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था। अब आशा लौटकर चिंटू के पास आती है, बोलती है कि वो तस्वीर किसी और की नहीं, मेरे पति की है। आपको किस रूप में, किस हालात में वो मिले बता सकते हैं क्या? चिंटू ने पूरी स्टोरी आशा को बताया। आशा के काटो तो खून नहीं। आशा ने भी फिर पूरी कहानी चिंटू को बताई। पूरी रात दोनों की ऐसी बात करते करते बीती। सुबह आशा ने अपनी कार अंदर करी, शटर डाउन करी और सोने के लिए चली गई। चिंटू भी अपना बाहर निकला, एक टैक्सी पकड़ा और अपनी बाइक की तरफ निकल गया। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि चिंटू ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला, भाई कहानी थोड़ी बड़ी है लेकिन आप अपने चैनल में लोगों को सुनाना, मज़ा आ जाएगा। बहुत मेहनत से इस कहानी के हर एक मतलब मोती को एक माला में मैंने पिरोया हूँ, तो इसलिए मैं आपके सामने लेकर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको अच्छे समझ में आई होगी। थोड़ी सी एक पॉइंट में ऐसा लगा होगा कि ये कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है, लेकिन एंड होते होते आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी घूम फिर कर अपनी आशा के और अजीत के बंगलों में ही आई। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं।
अब तक आपने इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।